पिछले भाग में आपने सुना कि रात में बेबी का पता लगाने के लिए साकेत उर्फ मेंटल और सुबोध उर्फ साइंटिफिक निकलते हैं और सुनंदा को समीक्षा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो पापोरी को भी ओ रब्बा इश्क ना होवे करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर वो रसोई में चुपके चुपके खाना लोड करने लगते हैं और तभी सुनंदा आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और पापोरी के सामने उनकी समीक्षा करने की धमकी देती है। तब सुबोध भी उसकी साप्ताहिक समीक्षा उजागर करने की धमकी देता है। अपनी पोल खुलते देखकर वो उनसे समझौता कर लेती है। फिर वो दोनों उस बेबी के रूम में जाते हैं जहां उनके साथ बेबी की जगह बुढ़िया निकलती है। अब आगे साकेत के एकाएक सटक लेने से सुबोध की भी वहां सटक गई। एक तो कमरे में बदबू बहुत थी जिस वजह से अभी कुछ देर पहले अच्छा गटक कर आए सुबोध को अजीब सी मितली और आने लगी। अब की डरना नहीं है भैंस की पूंछ बहनचोद, सुबोध ने खड़े खड़े खुद से कहा। अपने आप को थोड़ा और सुदृढ़ करके वो हौले हौले उस बुढ़िया की ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचकर उसने विनम्रता के साथ जैसे ही दोनों हाथ जोड़कर उस बुढ़िया को पैरी पौना किया, उसने तभी हाथों में पकड़ी चटकनी दबाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। सुबोध की नानी तुरंत मर गई। काकी मरने वाली ही थी कि इसके पहले एक आवाज हुई चिट और दोबारा बिजली आ गई। बैठ जाओ, कब से खड़े हो, उस बुढ़िया ने सुबोध को देखकर कहा। उसकी धंसी आंखों में देखने का साहस सुबोध में बिल्कुल भी नहीं था, पर साहस जुटाकर बिना उसकी आंखों में देखे वो वहीं पलंग पर बैठ गया। पॉपिंस लाए हो, बुढ़िया ललचाई निगाहों से कहने लगी। अम्मा अहान, सुबोध ने ना में कहा। डेयरी मिल्क, बुढ़िया ने फिर से पूछा। सुबोध ने फिर से वही जवाब दे दिया। बुढ़िया कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, चोकोबार तो लाए होगे, सुबोध ने इस बार जैसे ही कहान कहा। उसने लाइट बुझा दी और अपने सिरहाने रखे लठ से एक के बाद एक सुबोध को 11 लठ चिपका दिए। सुबोध लठ खाकर इतना जोरों का चिल्लाया कि उसकी आवाज से पापोरी सुनंदा जाग गई और दौड़ी दौड़ी वहां आई। रास्ते में डर के मारे दुबका साकेत भी उनको देखकर उनके साथ ही वहां आ गया और लोगों के वहां आ जाने से बुढ़िया ने लाइट फिर से चालू कर दी। सुबोध भी उसी बिस्तर पर औंधा पड़ा, अपने पिछवाड़े को सहला रहा था और कराहे जा रहा था। ताई, इसको क्यों सूद दिया, पापोरी ने बुढ़िया से कहा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हुआ, बुढ़िया ने मेरी मर्जी से इतरा कर कहा। अब की पापोरी ने अपना सर घुमाया और सुनंदा को देखकर जोरों से चिल्ला कर बोली, तूने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया था करमजली? देख रही है बेचारे का ताई ने क्या हाल किया। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, आंखें मलते हुए सुनंदा ने कहा। पापोरी ने अपनी नाक को 2 बार सू सू किया और सुनंदा से बोली, पेशाब की बदबू, जरा अच्छे से चेक करना लगता है ताई ने बिस्तर पर ही कर दी है। उसकी बात सुनकर साकेत पीछे साइड दुबकने लगा और सुनंदा जैसे ही ताई की चेकिंग करने को बढ़ी, ताई ने उसका हाथ झटक दिया और साकेत की तरफ इशारा करके बोली, इस चिंदी चोर ने अभी खड़े खड़े मूता था, चाहो तो कभी लॉलीपॉप पॉपिंस नहीं देना, पर मैं सच कह रही हूँ। ताई ने अपनी फेवरेट चीज की कसम खाकर कहा था। इसलिए पापोरी का ध्यान तुरंत साकेत के पैंट पर गया। उसकी गीली पैंट देखकर उसे और सुनंदा दोनों को हंसी आ गई। बहुत कमजोर हो अंदर से तुम, चलो मैं तुमको नए अंडरवियर देती हूँ, इसे बदल लो, अंदर रेशेश हो जाएंगे, सुनंदा ने साकेत से कहा।
मुझे लेडीज पैंटी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, साकेत ने कहा। अरे बाबा, एकदम जेंट्स मिलेगी, पहले चलो तो तुम, सुनंदा ने कहा। साकेत सुनंदा के साथ अपनी भीगी चड्डी बदलने चला गया। तब तक पापोरी कराहते सुबोध को सहारा देकर अपने रूम में ले आई। ताई तब तक सो चुकी थी, इसलिए उनके दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया गया। पापोरी के रूम में लेटे सुबोध से पापोरी बोली, तुम्हारी सिकाई करनी पड़ेगी, ऐसा करो तुम अपनी पैंट निकल दो और मैं तब तक आइस लेकर आती हूँ। सुबोध पैंट निकालकर वहीं लेट गया। तब तक मेंटल और सुनंदा भी वहीं आ गए और कुछ देर में पापोरी भी आ गई। लो सुनंदा, इस बर्फ से अच्छे से इनकी सिकाई कर दो और एक दो टुकड़े अंदर भी छोड़ देना, नहीं तो मूंदी चोट बन सकती है, पापोरी ने मुस्कुराते हुए सुनंदा से कहा। मेंटल भी इस काम में सुनंदा का सहयोग करने लगा। सुनंदा ने जैसे ही एक दो आइस क्यूब उसकी चड्डी के भीतर डाले, सुबोध दर्दे डिस्को करने लगा। और उसने आइस निकालकर बाहर कर दी और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, प्लीज अब अंदर मत डालना। कुछ देर बाद मेंटल सुबोध को लेकर गेस्ट रूम में आ गया। सुबह होने वाली थी, इसलिए पापोरी और सुनंदा भी अपने अपने कमरों में कुछ देर आराम करने चली गई। गेस्ट रूम में लेटे सुबोध ने मेंटल से कहा, पहले लंगड़ दीन, अब ये खुर्राट बुढ़िया, बहन चोद मेरे सेक्सी कूल्हों की बैंड बज गई, और साले नमक हराम मेरे को उसके पास तू अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, साले भूतनी के भाई मेरे। मुझे उस दिन की शैलबाला याद आ गई थी। सॉरी मेरी जान, पर मैं जानता था कि तू मेरे दादाजी वाली बात जरूर अमल में लाएगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, मेंटल ने कहा। बेटी चोद, अब और कौन सी एक बात है? सुबोध ने थोड़ी खींचते हुए कहा, यही कि सुनंदा के पास जेंट्स चड्डी कैसे आई, जबकि यहाँ मर्द तो एक भी नहीं है, साकेत ने कहा। अब यार ये तू उसी को पूछो, मेरी आज दुर्दशा हो चुकी है, इसलिए अब बस तू भी सो और मुझे भी सोना है, सुबोध ने करवट बदलते हुए कहा। इसके बाद दोनों घोड़े बेंच कर सो गए। सुबह नाश्ते पर बुलाने सुनंदा आई तो भी नहीं उठे, सीधे लंच के समय दोपहर में ही उठे। उठकर फ्रेश हुए और नहाए धोए, इसके बाद चाय आ गई तो पीने लगे। सुबोध ने चाय पीते हुए देखा तो पापोरी बागीचे में बागवानी कर रही थी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और लंगड़ाते हुए कदमों से बागीचे की ओर चल दिया। पापोरी एक हाथ में खुरपी लिए हुए थी। उसने एक गाउन पहना हुआ था जो बेल्ट से बंधा नहीं था और खुला हुआ था। उसके भीतर एक डार्क टी शर्ट उसने पहनी हुई थी जो उस पर जंच रही थी। बागवानी करते हुए उसके हाथ मिट्टी में सने हुए थे और झुकते समय उसके बालों की लटें बार बार चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो मिट्टी सने हाथों से सेट करती थी। इस वजह से कुछ मिट्टी उसके चेहरे पर भी लग गई थी। बागीचे में काली मिट्टी थी। सुबोध ने सोचा कि बात कैसे शुरू करे, इसके पहले ही पापोरी ने उससे उसकी चोट के विषय में पूछ लिया। अब ठीक है, चल फिर पा रहा हूँ, सुबोध ने जवाब दिया। वो मेरी ताई है, मैं उनके बारे में तुम्हें बताने ही वाली थी, पर फिर खैर वो शुरू से ऐसी नहीं थी। एक हादसे में उन पर बुरा असर हुआ। ताऊ जी की मौत से वो सुध बुध खो बैठी और एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगी। एक तक सुबोध को देखते हुए पापोरी ने कहा,
और ये सब हुआ उस यक्षिणी के कारण, सुबोध ने कहा। एग्जैक्टली, पापोरी ने कहा। मैं समझ सकता हूँ उनके दुख को। मैंने मोहित को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, सुबोध ने भावुक होकर कहा। इसके बाद सुबोध भी पापोरी के बगल में बैठ गया और बोला, लगता है तुम्हें फूलों से बहुत लगाव है। इस बागीचे को देखकर तो यही लगता है। यहाँ हर किस्म के खूबसूरत फूल हैं। हाँ, मुझे अपनी मम्मी से लगाव था। उन्हें फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पापोरी रखा था, यानी फूलों की पंखुड़ियां। छोटे से उन्हें बागवानी करते हुए देखती थी। जब कुछ बड़ी हुई तो मैं खुद इसमें डूब गई। पापोरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज से सुबोध से कहा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुबोध ने फिर पूछा, क्या आपको उनकी याद आती है? मैंने कल रात आपको रोते हुए सुना था। सुबोध की बात सुनकर पापोरी उसकी तरफ गौर से देखने लगी, फिर आंखों को थोड़ा ऊपर उठकर बोली, नहीं, पर किसी के रूम में बिना परमिशन ताका झांकी करना बुरी बात होती है सुबोध। हाँ, मानता हूँ मेरी गलती है वो, पर मैंने तुम्हें रोते हुए सुना था, ये झूठ नहीं है। सुबोध ने फिर से अपनी बात दोहराई। हाँ, रो रही थी। अक्सर रोती हूँ। पापोरी ने एक सीधा जवाब दे दिया। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? सुबोध ने पूछा। इडियट, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। तुम बहुत भोंदू हो सचमुच, पापोरी ने मुस्कुरा कर कहा। शादी वाली बात सुनकर एक साथ 1000 गिटार सुबोध के दिल में बज उठे। वो भीतर से खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसकी दाल गलने से अब कोई नहीं रोक सकता। अपने ज्वार को थोड़ा भीतर ही समेट कर बोला, पापोरी, मैं समझ सकता हूँ कि जीवन के इस पड़ाव में सभी अकेले पड़ जाते हैं, और फिर मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या हम लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? पापोरी उसकी बात सुनकर एकदम घुप रह गई। उसे सुबोध से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, पर यदि वो कुछ और बोलती तो वो पीछे भी पड़ सकता था कि आखिर वो रात में से किस वजह से रो रही थी। इसलिए पापोरी ने रात की बात को छुपाने के लिए पूरी बात घुमा दी और बोली, सुबोध, तुम यक्षिणी का पता लगाने निकले थे। ये असम है ना? मैं तुम्हें ठीक सुबोध, तुम यक्षिणी का पता लगाने निकले थे। ये असम है ना? मैं तुम्हें ठीक से जानती हूँ और ना ही तुम मुझे। शादी कोई बच्चों की टॉफी तो है नहीं, ये आत्माओं का मिलन है सुबोध, जिसे खुद परमात्मा लिखता है। यक्षिणी का पता लगाने निकले थे। ये असम है ना? मैं तुम्हें ठीक से जानती हूँ और ना ही तुम मुझे। शादी कोई बच्चों की टॉफी तो है नहीं, ये आत्माओं का मिलन है सुबोध, जिसे खुद परमात्मा लिखता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ गई। तुम मुझसे आकर्षित हो, मुझे पसंद करते हो, पर मैं बिना जान पहचान। नहीं सुबोध, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अब, और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम चोटिल हो, आराम करो तुम भी। सुबोध ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मैं एक अच्छे घर से हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। मेरे पापा मम्मी साइंटिस्ट है और मैं उनका अकेला लड़का हूँ, और मैं खुद भी कुछ बन जाऊंगा। और रही बात उस संस्कार की जो विवाह करवाता है, तो किसे पता वही संस्कार मुझे असम खींच लाया हो और उसी ने मुझे तुमसे मिलवाया हो। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो, पापोरी तालुकदार। पापोरी ने उसके एक शब्द को बड़े गौर से सुना।
सुबोध दिल की गहराई से बोल रहा था, पर पापोरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। अंत में विवश होकर उसने पिछली बातों में उसे उलझाने की कोशिश की। तुम्हें मायो पोबिट्री की तलाश थी ना? पता है कुछ दिनों में तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें वहां लेके चलूंगी और हो सकता है वहां तुम्हें शैलबाला भी मिल जाए, पापोरी ने कहा। शैलबाला का नाम सुनकर इश्क दी गली बिच खड़े सुबोध की 2 मिनट ही सही हवा निकल गई। उसने अपना गला खंगाल कर कहा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? क्योंकि शैलबाला जरूर एक बेज होगी और उस दिन वो वहां जरूर आएगी, पापोरी ने कहा। तभी कोठी के दरवाजे पर एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस कार से एक 6 फीट लंबा गोरा लड़का नीचे उतरता है। उसने लाइट ब्लू जीन्स और क्रीम कलर की हाफ शर्ट पहनी हुई थी। बड़े बड़े ब्लैक गॉगल्स भी उसकी आंखों पर चढ़े थे। वो कोठी के गेट से भीतर आ गया और जहां पापोरी सुबोध बैठे थे वहीं आकर रुक गया। हेलो स्वीटी, एक रौबदार आवाज में उसने पापोरी से कहा। उसे देखकर पापोरी बहुत खुश हुई और चहक कर बोली, हेलो रणविजय, क्या आज लॉन्ग ड्राइव का प्लान है डियर? पापोरी ने कहा। लॉन्ग ड्राइव विद माय स्वीटहार्ट, खूबसूरत स्माइल के साथ रणविजय ने पापोरी से कहा। दैट्स प्रेटी नाइस रणविजय, पापोरी ने कहा। इसके बाद पापोरी ने रणविजय को कस के हक किया। पापोरी को रणविजय को हक करते देख रहे वहां बैठे सुबोध के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और एक साथ हजारों सांप उसके सीने में लौटने लगे। हक करते वक्त पापोरी के हाथों में लगी मिट्टी से कुछ मिट्टी रणविजय की शर्ट पर लग गई। ओ डियर, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी, खूबसूरत स्माइल और क्षमा के मिश्रित भाव बनाकर पापोरी ने कहा। कोई बात नहीं, रणविजय ने बड़ी सौम्यता के साथ कहा।